स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1 का जो कोर सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास। उसकी यूनिट फर्स्ट से जो आपका सेकंड टॉपिक है यानी कि ख जो आपका टॉपिक है हिंदी का आरंभिक रूप। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। और बात करें अगर हम सिलेबस की तो इकाई एक में से जो फर्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय भाषा परिवार एवं आर्य भाषाएं, जिसमें संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हिंदी का आरंभिक रूप। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी का आरंभिक रूप, जिसमें हम देखेंगे जो हिंदी भाषा है जिसको आज हम हिंदी भाषा कहते हैं उसका शुरुआती रूप कैसा था। तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं इसका। हिंदी भाषा का इतिहास बहुत प्राचीन है। ठीक है, लगभग 1000 साल हो चुका है हिंदी भाषा को और बहुत प्राचीन इसका इतिहास रहा है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया जाता है। मैंने आपको बताया था पूरा एक विकास क्रम मैंने आपको समझाया था। संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग अपभ्रंश, फिर वहीं से हिंदी भाषा सामने आई। ठीक है, और उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे ये भी मैंने आपको बताया था और उन सब रूप कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। और उनमें 7वीं 8वीं शताब्दी से ही पद्य रचना आरंभ हो गई थी। ठीक है, यानी कि जो कविताएं और जो पद्य का जितना काम होता है वो स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था 7वीं 8वीं शताब्दी से ही। और अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग हमें शती शताब्दी में प्राकृत व्याकरण चंड की रचना प्राकृत लाक्ष्मणम में मिलता है। ठीक है, ये जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग है, ये जो वर्ड है अपभ्रंश, इसका सबसे पहले हमें इस्तेमाल कहाँ पे मिलता है प्रयोग? छठी शताब्दी में जो प्राकृत व्याकरण चंड की रचना है प्राकृत लक्ष्मणम वहां पे मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसी शताब्दी में भामा ने भी काव्य अलंकार में अपभ्रंश का उल्लेख किया। ठीक है, जो भामा थे उन्होंने भी काव्य अलंकार में अपभ्रंश का उल्लेख किया है अपभ्रंश शब्द का। और इसमें क्या है, स्पष्ट है कि छठी शताब्दी में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में मिलने लगा। यानी कि छठी शताब्दी आते आते तक अपभ्रंश जो वर्ड था वो कहीं ना कहीं एक भाषा के रूप में जाना जाने लगा और अपभ्रंश भाषा का अर्थ उसका मतलब लगाया जाने लगा। ठीक है, और अपभ्रंश की रचनाओं के प्रथम उदाहरण अगर हम देखें उदाहरण तो वो स्वयंभू और सरहपा की रचनाओं में ही मिलते हैं। ठीक है, सरहपा कौन थे ये भी आपको मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं उसके सबसे पहले एग्जाम्पल हमें किसकी रचनाओं में मिलते हैं? स्वयंभू और सरपा की। 8वीं शताब्दी और उसके पहले जिस भाषा का प्रयोग होता था, यानी कि समय याद रखना, 8वीं शताब्दी और उससे पहले जिस भाषा का प्रयोग होता था उसके लिए 8वीं शताब्दी तक अवहत, अवभंश, अवहंस, देसी भाषा आदि नाम प्रचलन में आ गए। यानी कि 8वीं शताब्दी से पहले जिस भी भाषा में लोग बातचीत करते थे या जो भाषा चली आ रही थी उसको 8वीं शताब्दी के बाद या 8वीं शताब्दी तक आप कह सकते हो अवहत, अवहंस, ठीक है, अवभंश, ये नाम देशी भाषा आदि उसके लिए लिए जाने लगे। आगे देखते हैं क्या है। सामान्यतः 13वीं 14वीं शताब्दी तक की भाषा को हिंदी का आरंभिक रूप माना जा सकता है। ठीक है, जो 13वीं 14वीं शताब्दी तक की जो भाषा आई वो हिंदी का आरंभिक रूप हम मान सकते हैं। और 14वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर और विद्यापति ने भी अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अवहट्ट, ठीक है, ये अपभ्रंश, अवहट्ट, अववंश जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सभी शब्दों का प्रयोग होता था उस टाइम पे। विद्यापति जी का नाम आपने सुना भी होगा, तो विद्यापति जी और ज्योतिश्वर जो ठाकुर जी हैं उन्होंने भी अभट्ट शब्द का प्रयोग किया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने विक्रमी की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक की भाषा को अपभ्रंश और पर्वतीय अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इन्होंने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा। ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे है, वे लिखते हैं विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यानी कि अपभ्रंश की जो प्रधानता रही, यानी कि अपभ्रंश बोली जाती रही, अपभ्रंश भाषा के रूप में रही, पर धीरे धीरे क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला? हिंदी के रूप में, पुरानी हिंदी के रूप में उसका रिजल्ट निकला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया।
गुलेरी के अनुसार पुरानी अपभ्रंश जो थी वो संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और परवर्ती अपभ्रंश पुरानी हिंदी से। ठीक है, गुलेरी ने कहा जो कि पुरानी अपभ्रंश भाषा थी यानी कि स्टार्टिंग वाली वो संस्कृत और प्राकृत से मिलती जुलती थी, और जो परवर्ती अपभ्रंश थी वो पुरानी हिंदी से मिलती जुलती थी। और सरापा जो अभी नाम आया था, मैंने आपको बताया था, सरापा को हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आगे देखते हैं। गुलेरी जी ने जिसे हिंदी कहा उसी को राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी कहा। ठीक है, गुलेरी जी ने जिसे हिंदी कहा उसी को राहुल सांकृत्यायन जी ने भी हिंदी कहा। और क्योंकि उनका मानना है कि पाली और प्राकृत प्रायः संस्कृत का अनुकरण करती हैं, यानी कि संस्कृत की नकल देखने को मिलती है हमें अगर हम पाली और प्राकृत भाषा को देखें, लेकिन अपभ्रंश में ऐसा नहीं होता। अपभ्रंश में डिफरेंस था, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया भी था कि कैसे कैसे उसमें जो स्वर थे और उसमें क्या क्या डिफरेंस था। ठीक है, 11वीं 12वीं शताब्दी तक आते आते यह साहित्यिक अपभ्रंश प्राकृत के प्रभाव को कम करती हुई जन सामान्य के निकट आने लगी। अब प्राकृत का प्रभाव कम होने लगा था और ये जो भाषा थी, ये साहित्यिक अपभ्रंश जो थी वो अब जन सामान्य के निकट आने लगी, यानी कि जन जन तक, लोगों लोगों तक ये भाषा फैल गई। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। ऐसी स्थिति में यही उचित प्रतीत हुआ कि पूर्ववर्ती अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश, अवट आदि अलग अलग नाम देने के स्थान पर संपूर्ण अपभ्रंश भाषा को हिंदी कहना चाहिए और अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य। यानी कि अब ये बात सामने आती है कि जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश जो थी और जो परवर्ती अपभ्रंश और अवहट आदि अलग अलग इनके जो नाम दिए गए थे, इन सभी नामों को हमें अलग अलग की जगह एक ही नाम कहा जाना चाहिए और वो होना चाहिए, अपभ्रंश भाषा का नाम होना चाहिए हिंदी। ठीक है, और अपभ्रंश का जो साहित्य रहा है उसको हम हिंदी साहित्य कहें। ठीक है, और वस्तुतः पुरानी हिंदी जो पद अपभ्रंश या 10वीं शताब्दी तक के बाद के अपभ्रंश का परिचायक है। ठीक है, तो पुरानी हिंदी जो ये शब्द है, जो ये जो वर्ड से है पुरानी हिंदी, ये क्या है, अपभ्रंश का परिचायक है। ठीक है, अपभ्रंश को ही गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया था। अगला टॉपिक है हमारा प्रारंभिक हिंदी। अब इसमें देखते हैं क्या है। तो यद्यपि, ठीक है, यद्यपि हिंदी के आरंभिक रूप की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, कोई एग्जैक्ट एकदम टाइम कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई यहाँ से हिंदी भाषा स्टार्ट होती है, क्योंकि भाषा जो है धीरे 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 लोगों तक पहुंचती है। फिर भी सामान्यतः हम इसका काल विक्रमी की 15वीं शताब्दी मान सकते हैं। ठीक है, इसका काल अगर हम देखेंगे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो इसका काल हम विक्रमी की 15 शताब्दी मान सकते हैं, हिंदी का प्रारंभिक काल। और प्रारंभिक हिंदी पद अब तक सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक हिंदी का ढंग से कोई भी मतलब ऐसा कोई परिभाषित कोई मीनिंग नहीं है। इसके अंतर्गत जो है 1450 ईस्वी के पूर्व रचित, जो 1450 से पहले यानी कि प्रारंभिक हिंदी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि 1450 जो टाइम था इसके पहले जो अवधि में ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, मैथिली में और पिंगल में सभी 17 बोलियों के लोक साहित्य की पुष्ट परंपरा विद्यमान है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसमें रचनाएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग भाषाएं और बोलियों से। इनमें से कई बोलियां या भाषाएं अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में राजकाज और प्रशासन की भाषा के रूप में भी व्यवहार में रही हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मतलब अलग अलग जैसे मागधी, अर्धमागधी वगैरह और ये सब जो बहुत सारी बोलियां भाषाएं जो थी अपने अपने टाइम पर अलग अलग राज्यों में वो राजकाज की भाषा भी रही, प्रशासन की भाषा भी रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक हिंदी तक जो मतलब ये जो अभी तक पद है ये अभी तक कोई इतना सुपरिभाषित नहीं है। और इसमें है प्राचीन काल और मध्य काल में भारत की विविध भाषा भाषी जनता, यानी कि आपको पता है भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। तो प्राचीन काल और मध्य काल में भारत की विविध भाषा भाषी जो जनता थी उसके आपस में जो संपर्क और औपचारिक अवसरों पर प्रयोग की भाषा जिस प्रकार संस्कृत थी, यानी कि आपको पता होगा शुरू में औपचारिक ऑफिशियल भाषा क्या थी, संस्कृत थी। उसी प्रकार आधुनिक काल में यानी कि मॉडर्न टाइम, जो आज के टाइम में हम देखें औपचारिक भाषा हम हिंदी को ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी ही अपना स्थान बनाए हुए, आज के टाइम पे कोई इतनी संस्कृत नहीं चलती है ऑफिशियली, ऑफिशियल ज्यादातर हिंदी होती है या इंग्लिश होती है। ठीक है, तो हिंदी आधुनिक काल में अपना स्थान बनाए हुए है। औपचारिक अवसर कहीं भी होते हैं ऑफिशियली, जब भी आप कहीं जाते हैं प्रोग्राम्स वगैरह में, या तो आपको शुद्ध हिंदी देखने को मिलेगी या आपको प्योर इंग्लिश। ठीक है, और लोग आपस में भी ज्यादातर हिंदी में ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा इसका मतलब जो है स्टोरी रही है हिंदी की। तो इसमें इतना ही था, जल्दी ही हम आगे की वीडियोस भी बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।